Welcome to Major HS Kalsi's Balno Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to discuss previous year questions of CDSE Biology 2024-1 ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, डेप्थ क्या हो सकती है, पैटर्न क्या हो सकता है आपके क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। Previous year questions CDSE written exam Biology 2024 CDSE फर्स्ट 2024 रिटर्न एग्जाम। बेसिकली इसमें हम आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements are about correct vaccination that provides protection against an infectious disease। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इससे करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो है इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी। क्या वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में, जो वैक्सीन आप लेते हो, क्या वो आपकी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंट्री करने से रोक सकता है? क्या रोक कह सकता है कि बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी पोर्ट्स के थ्रू, आपके बक्कल कैविटी से, आपके नेजल कैविटी से, आपके आईज से, आपके ईयर से, कहीं से भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, वो आप रोक नहीं सकता बेसिकली आपका वैक्सीनेशन जो होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड है इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी एंटीजन की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो क्या वैक्सीनेशन उसके एंटी सब्सटेंस रिलीज करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? तो मेन आपका वैक्सीनेशन जो होता है वो एंटीबॉडी का ही प्रोडक्शन करता है। मेन जो काम आपका वैक्सीन करता है वो आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट्स व्हेन इट एंटर्स इन द बॉडी। देखो वैक्सीन हम तब लेते हैं जब ऑलरेडी हमारे बॉडी में कोई एजेंट प्रेजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है। लेकिन बेसिकली जब आपने वैक्सीन ले ली किसी चीज की, उसके बाद कोई एंट्री ना करे ना, क्योंकि देखो आपको बेसिकली मालूम नहीं है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। आप वैक्सीन तभी लेते हो जब आपके स्पेसिफिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कुछ नहीं है तो आप फालतू में तो कोई वैक्सीन लोगे नहीं ना। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे स्मॉल पॉक्स ही हुआ है, तो बेसिकली मैं बाद में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लूंगा ना, या पहले ही वैक्सीन लेकर के बैठा रहूं? तो बेसिकली मैं कब लूंगा? जब मुझे कोई डिजीज है। तो थर्ड में लिखा हुआ है इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स इन द बॉडी। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट घुसता है वैसे उसको किल कर देता, नहीं। पहले ही आपके उस इन्फेक्शियस एजेंट को देखेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेगा, उसका नेचर देखेगा, उसके हिसाब से फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से एंटीबॉडीज उन पे एक्शन लेते हैं। लेकिन बेसिकली वो सीधा उसको किल नहीं करता जैसे वो एंटर करता है, पहले उसका नेचर चेक करता है। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्ट है। तो आपका जो स्टेटमेंट सही है वो आपका ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। अगर आप इसमें ओनली 2 देखोगे तो ओनली 2 कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। कौन से हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता? देखो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूक्लियस का जो मेन काम होता है वो आपके सेल्स का बेसिकली क्या बताता है? नेचर बताता है। और क्या बताता है? आपके क्रोमोसोम नंबर बताता है। क्या बताता है? डीएनए बताता है। मतलब नेचर में बात करूं आपके सेल की। लेकिन आपके कौन से ऐसे सेल होते हैं जिसके नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन काम उसके फंक्शन से है, नेचर की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। इन सब में से मसल का अगर आप देखोगे, मसल का थोड़ा नेचर भी होता है, आपका स्केलेटल होता है, आपका बेसिकली स्मूथ होता है, आपका कार्डिक होता है, उसका नेचर भी हमें चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा नेचर में आ जाता है, तो इसके पास ऐसे न्यूक्लियस होता है। फैगोसाइटिक, देखो फैगोसाइटिक सेल्स आपके ऐसे सेल्स होते हैं जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको ये खा जाते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ही होता है एंगल्फ कर जाना, खा जाना। लेकिन इनके पास भी न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स, अगर मैं आपके रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो रेड ब्लड सेल्स का नेचर कोई नहीं मतलब बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का नेचर नहीं जानना चाहते कोई भी लोग, लेकिन इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। मेन काम जो होता है आपके रेड ब्लड सेल्स का वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, फूड, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड हॉर्मोन्स। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो आरबीसी होता है ना, वो मेन किस लिए जाना जाता है? अपने फंक्शंस के लिए, अपने नेचर के लिए नहीं।
बेसिकली आपका जो एक मैच्योर्ड या आपका एक प्रोसेस्ड आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें कैरी करता है आपका आरबीसी की, उसके वैसे वॉल्यूम बचता ही नहीं है उसके आरबीसी का, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो किसी भी मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सीलिएटेड सेल्स जो होते हैं बेसिकली इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है और ये आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस होता है। क्यों होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए होता है। तो मेनली आपके जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो ऑप्शन कौन है आपका? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में भी आप बोलोगे मैच्योर्ड आरबीसी, जो कि मैच्योर हो चुका है आरबीसी उसका। Next question says the use of plastics has led to a number of environmental related problems. For this, which one of the following statement is correct? आपको मालूम है हम इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं प्लास्टिक्स का कि हमारे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया है। ज्यादा बढ़ने लग गया इससे होता है क्या है कि आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। जैसे आपको मालूम है प्लास्टिक जो होते जल्दी डिग्रेड नहीं होते, बहुत लंबे समय तक वो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कि वो किसी ग्राउंड में गए, ग्राउंड को डिग करा बहुत ज्यादा अमाउंट में और वहां पे प्लास्टिक्स डाल दिए और फिर उसको सॉइल से कवर कर दिया। लेकिन उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके इन्वायरमेंट में इतने इश्यूज क्यों आ रहे प्लास्टिक को लेकर के? क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते। मेन जो रीजन होता है वो प्लास्टिक का पॉल्यूशन फैलाने का, क्योंकि इजी डिग्रेडेबल नहीं है। तो अगर मैं आपको ऑप्शन में बोलूं, आपका पहला ऑप्शन ही सही है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब ये जल्दी बायोडिग्रेडेबल होते ही नहीं है। बहुत आपके बेसिकली अभी कुछ रशिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अभी आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए थे जो कि आपके प्लास्टिक को डिग्रेड कर पाए, लेकिन वो भी उसका भी अभी सक्सेसफुल रेट 100% नहीं है। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे एंजाइम्स कुछ आपका प्रोडक्शन हो पाए जिससे आपके प्लास्टिक्स का भी डिग्रेडेशन हो पाए, लेकिन फिलहाल तो अभी उतना कोई 100% श्योरिटी वाला कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं बना है। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा कि प्लास्टिक्स आपके कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन। अगर भाई माइक्रो बॉडी क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो माइक्रो बॉडी होते हैं ना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सर्टेन एंजाइम्स कंटेन करते हैं, इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पेरिक्सोम्स, लाइसोजाइम्स। बेसिकली ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैरी करते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा छोटे, मतलब अगर आप बाकी किसी भी सेल ऑर्गेनेल से अगर आप इसको कंपेयर करोगे माइक्रो बॉडीज को, तो बेसिकली आपके माइक्रो बॉडीज बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, बहुत ज्यादा छोटे, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पाते ये। लेकिन अगर मैं माइक्रो बॉडीज की बात करूं तो माइक्रो बॉडीज मेनली आपका क्या कंटेन करता है? एंजाइम। जैसे आपने नाम सुना होगा पेरिक्सोम्स का। पेरिक्सोम्स आपके एक टाइप का क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि माइक्रो बॉडी कंटेन करता है। ये आपके सेल्स में कुछ एक्टिविटीज रेगुलेट करवाते हैं। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि माइक्रो बॉडीज ऐसे एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि आपके सेल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शंस का रेगुलेशन करवाते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये इतना ज्यादा छोटा होते हैं कि नॉर्मली आप इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाओगे। तो माइक्रो बॉडीज आपको क्या कंटेन करते हैं? एंजाइम्स। ठीक है। An antibacterial enzyme present in saliva and tears is called। देखो, जैसे आपको मालूम है सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, टीयर हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं। अगर मैं बताऊं आपको सलाइवा कहां निकलते हैं? हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, और टीयर्स निकलते हैं हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से। लेकिन इनके पास एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्या वो राइबोजाइम है या लाइपेज है या आइसोमरेज है या आपका लाइसोजाइम है? एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो इनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है आपके लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपके बहुत सा ऐसा मतलब सर्टेन एंजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर का। आपके टीयर में लाइसोजाइम पाए जाते हैं, आपकी सलाइवा में लाइसोजाइम पाए जाते हैं।
आपके एग्स में, जो बेसिकली आपके नॉर्मल एग्स होते हैं, आपके बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं लाइसोजाइम। बेसिकली ये एंटी बैक्टीरियल नेचर के होते हैं, एंटी बैक्टीरियल। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, लाइसोजाइम। लाइपेज जो होता है आपका पैंक्रियाज सिक्रेट करता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। राइबोजाइम जो होता है वो भी आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन आपके एंटी बैक्टीरियल नेचर का नहीं होता। आइसोमरेज क्या काम करता है, आपके बेसिकली सुक्रोज का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इन्वर्टेज के साथ। तो बेसिकली ये सभी एंजाइम बाकी अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल नेचर का कोई भी नहीं है। अकेला एंटीबैक्टीरियल नेचर का जो होता है वो क्या होता है आपका, लाइसोजाइम, जो कि आपके टीयर, आपके सलाइवा, आपके एग्स में, एग्स के अंदर भी आपका अच्छा खासा अमाउंट में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, which set of vegetables is underground stem or modified stem? अंडरग्राउंड स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम में पाए जाते हैं। देखो पोटैटो तो आपके अंडरग्राउंड स्टेम में आता है, पोटैटो तो है। एर्टिचोक आपका नहीं होता, ना आपका राउंड गार्ड होता है। राउंड गार्ड जो होते हैं वो भी आपके स्टेम में नहीं आते, मॉडिफाइड स्टेम में खाली एक ही है पोटैटो। लेकिन अगर तीनों होंगे तब हम आपसे ऑप्शन से ही चूज करेंगे ना, तो ये तो नहीं है आपका। एक है अनियन, आपका है गार्लिक, आपका है कैरेट। तो अगर मैं आपको बताऊं, अनियन भी है, गार्लिक भी है, लेकिन कैरेट, कैरेट क्या है, कैरेट आपके रूट में आता है, मॉडिफाइड रूट। ये दोनों आपके मॉडिफाइड स्टेम है। गार्लिक और अनियन आपके मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, लेकिन रूट क्या मतलब कैरेट क्या होता है आपका, मॉडिफाइड रूट, जिसकी वजह से ये भी आपका नहीं होगा। एक है आपका पोटैटो, अनियन और गार्लिक, ये तीनों के तीनों आपके मॉडिफाइड स्टेम है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मॉडिफाइड स्टेम हम अंडरग्राउंड स्टेम को भी कहते हैं, बेसिकली जो कि आपके सॉइल के लेयर के नीचे बीनीथ में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, पोटैटो होता है, गार्लिक होता है, लेकिन टर्निप सेम आपके मॉडिफाइड रूट्स में आते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका ओनली क्या पूछा गया, जो कि आपके मॉडिफाइड स्टेम में आएंगे, मॉडिफाइड स्टेम में। तो मॉडिफाइड स्टेम का ऑप्शन क्या होगा आपका सही, ऑप्शन सी। ठीक है, the causal organism of dengue fever is a mosquito-borne virus which belong to which one among the following categories? देखो डेंगू फीवर जो होता है आपको मालूम है, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है, डेनवी वायरस की वजह से। डेनवी वायरस, डेनवी 1 2 3 4, इन वायरस की वजह से आपको डेंगू फीवर होता है। लेकिन पूछा गया है कि डेंगू फीवर जो होता है जिस वायरस की वजह से होता है वो कौन से फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कौन से फैमिली से, कौन से कैटेगरी से। क्या वो एडिनो वायरस होते हैं, क्या वो वैक्सीना वायरस होते हैं, क्या वो आपका निपा वायरस होते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, देखो आपका डेनवी 1 2 3 4 ये आपके छोटे छोटे वायरसेस का ग्रुप होते हैं, जो कि एक लार्ज वायरस से रिलेट होते हैं, जो कि एक लार्ज वायरस के फैमिली से रिलेटेड होते हैं। उस लार्ज फैमिली का नाम होता है फ्लैविरिबो वायरस, फ्लैविरिबो वायरस। आपके डेनवी छोटे छोटे वायरस जो होते हैं डेंगू के, वो कौन से फैमिली से रिलेटेड होते हैं, आपके फ्लैविरिबो वायरस की फैमिली से। ठीक है, ये आप सेम वे में आप समझ सकते हो, जैसे आपने सुना है HIV जो होता है वो बाकी छोटे छोटे रेट्रो वायरस से मिलकर के बना होता है, तो आप सेम कह सकते हो कि फ्लैविराइबो वायरस जो होता है वो छोटे छोटे डेनवी वायरस से मिलकर के बना होता है। सेम वे में आप कह सकते हो कि ये आपका लार्ज आपका वायरस का ग्रुप है, या आपके छोटे छोटे वायरसेस के ग्रुप है, डेनवी 1 2 3 4, जो कि आपकी बॉडी में डेंगू कॉज करते हैं। इनको कौन लेकर के जाता है, इनका कैरियर क्या होता है, आपके डेंगू फीवर का जो कैरियर होता है वो एडीज मॉस्क्यूटो होता है, आपको भी मालूम होगा। तो बेसिकली डेनवी कौन सी फैमिली से रिलेटेड होता है, आपके फ्लैविरिबो वायरस की फैमिली से। ठीक है, from which among the following are blood clotting factors released? आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करवाते हैं? इज इट आरबीसी, इजनोफिल्स, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स? आपने सुना होगा कि आपका ब्लड जो होता है वो 4 चीजों से मिलकर के बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, जिसमें से हम आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स।
ब्लड कॉर्पस्कल्स। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करवाते हैं, तो आपका सही है। देखो, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कौन करवाता है? आपका प्लेटलेट्स। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर बनते कहाँ है? क्लॉटिंग फैक्टर बनते आपके प्लाज्मा के अंदर है। प्लाज्मा जो कि आपके ब्लड का 55% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो प्लाज्मा के अंदर फैक्टर्स बनते, क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको रिलीज कौन करवाता है? प्लेटलेट्स। यहां पे पूछा गया कि रिलीज कौन करवाना है क्लॉटिंग फैक्टर को, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? प्लेटलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पल्स जो आप ऐसे टच करके आपके इसमें फील होता है ना, पल्स जो हल्का सा वाइब्रेट कर रहा होता है, वो आपको कैसे फील होता है? मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि आपके चेम्बर्स जो होते हैं हार्ट में, जो आपके 4 चेम्बर्स हैं, आपके बेसिकली 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो बेसिकली आपकी लबडब का साउंड भी निकालते हैं और आपका एक बेसिकली पल्स लेकर के कैरी करके जाते हैं। जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स ने ब्लड निकाल दिया, जैसे आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड निकाल दिया, तो वो ब्लड के साथ साथ एक आपका वाइब्रेशन भी कैरी करके लेकर के जाता है, जिसको हम पल्स का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली आपका पल्स जो होता है, क्यों फेल्ट होता है, क्यों हम फेल्ट करते हैं, क्यों हम फील करते हैं? किसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? आपके चेम्बर्स, हार्ट के चेम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम जो होते हैं पल्स को फील कर पाते हैं। मतलब अगर आपका, मान लो ढंग से अगर आपके चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना करे, तो ना तो आपका लबडब का साउंड रिदमिक होगा, ना आपके पल्स का साउंड रिदमिक होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग पल्स चेक करके बीमारी पता कर लेते हैं। तो पल्स अगर आपका इरेगुलर है या रिदम में नहीं है, या रिदम में नहीं, तो इसको मतलब, इसका मतलब कि उसका हर ढंग से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहा, मतलब उसको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है। तो पल्स जो आपको फील होता है वो क्यों फील होता है? क्योंकि आपके चेम्बर्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। When eggs are heated, the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation of। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप एग को बॉईल करते हो ना, तो उसका येलो वाला पार्ट, उसको हम यॉक बोलते हैं, और उसको सामने जो आपका एक कलरलेस लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो आपका सॉलिड हो जाता है। रीजन क्या होता है कि किसका डीनेचराइजेशन हो जाता है? कौन डीनेचर हो जाता है? क्या वो फैट है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो राइबो शुगर है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान जो होता है रॉ एग्स खाता है, मतलब कच्चे एग्स जो खाता है बिना बॉईल करके, बिना बॉईल करे हुए, इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। आपके जो बिना बॉइल्ड एग्स, अगर आप कच्चे एग्स खाओगे ना, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे आप उसको बॉइल्ड करते हो या गर्म करते हो या उसमें हीट प्रोवाइड करते हो, तो उसका प्रोटीन का जो लेवल होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन होता है, इसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन वाला पार्ट जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। क्यों सॉलिड हो जाता है? आपका डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपका प्रोटीन उसमें डीनेचर हो जाता है। आपने सुना है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके प्रोटीन का डीनेचराइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आपके एक सर्टेन लेवल तक को ही क्या कर सकता है, मतलब आप कह सकते हो कि सर्टेन लेवल तक कोई झेल सकता है। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका प्रोटीन डीनेचर होकर के क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो आपका जो ये आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन था यॉक के अराउंड, वो आपका स्वेलिसिल हो जाता है, क्योंकि आपका डीनेचराइजेशन हो जाती है किसकी? आपके प्रोटीन की। ठीक है। तो ये आपके CDSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के 2024-1 के। लेकिन इसमें भी अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इस बार आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए वो स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर पूछे गए। जो आपने पहले CDSE के एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें आपके स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन इसमें आपने बहुत अलग अलग टर्म सुने। आपने ब्लड के टर्म सुने, आपने एंजाइम्स के टर्म सुने, आपने और भी फैक्टर्स के टर्म सुने। इसका मतलब बेसिकली जो आपका CDSE का जो एग्जाम का लेवल है वो कहीं ना कहीं डीप जा रहा है। इसका मतलब आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी।
पहले जो क्वेश्चंस आते थे नॉर्मली आपके इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आपके अब एक फर्दर टॉपिक है ना डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आपके ब्लड के अंदर के क्वेश्चंस आए थे, आपके सेल्स के अंदर जो आपने नाम सुना था माइक्रोफेज का, उसका क्वेश्चन आया था। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के लेवल डीप हुए हैं। हो सकता है जो आपका सेकंड एग्जाम आने वाला है सीडीएसई का, उसमें भी क्वेश्चंस आपके डीप पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस जो है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे से करना, जिसकी वजह से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आपको मालूम चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए, इनकी डेप्थ क्या थी, इनकी वैरायटीज कैसी थी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।